नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पर। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने लेकर एक ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो। और हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हमने कुछ वीडियो आपकी डाल दी है, कुछ चैप्टर की जो बाकी बचे हुए हैं उनकी भी डाल देंगे। जो आपके 20 नंबर के विकल्प आएंगे, हम उसकी तैयारी आप लोगों को अच्छी तरीके से करा रही हैं। और ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने पॉइंट पर। हमारा आज का जो पॉइंट है वो है संघवाद। संघवाद होता क्या है? इसमें से, इस चैप्टर में से जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे उन सबको हमने आपके सामने निकाल करके रखा है। बस आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। चलते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान की 18वीं सूची में कितनी भाषाओं को समावेशित किया गया है? ये कितनी भाषाएं भारतीय संविधान में ली गई हैं? 20, 22, 24 और 26। तो देखो, हमारे जो भारतीय संविधान में जो भाषाओं को समावेश किया गया है वो है 22 भाषाएं। पहले 18 थी, बाद में 4 भाषाएं और जोड़ दी गई, इसमें अब टोटल 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। तो भारत में जो पंचायती राज की जो स्थापना हुई थी वो 1980 या 1990 या 1992 या 2004। तो जो पंचायती राज की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1992 में, और राजस्थान से ये शुरू हुई थी। उसके बाद में अगला प्रश्न पर चलते हैं हम, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान में जो कुल संघीय राज्य हैं वो 28 हैं। यही हमारा राइट आंसर है। ना तो 27, ना 29, ना 30। और केंद्र शासित प्रदेश अलग हो गए हम। ठीक है, पहले 7 थे, अब 8 हैं। तो 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है, मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल करता है या जिलाधिकारी करता है? तो देखो, हर एक प्रांत का एक मुख्यमंत्री होता है। तो प्रशासन में जो है प्रांतीय प्रशासन का जो संचालन करता है वो मुख्यमंत्री करता है। तो प्रश्न नंबर 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ख। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य मणिपुर नहीं है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली? तो देखो, ये तीनों के तीनों ही, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, ये संघीय राज्य हैं, बल्कि दिल्ली नहीं है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं पूछ रहा है तो नहीं में दिल्ली आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बिल्कुल वही ऑप्शन आ गया है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9, 7, 10 या 8? तो देखो, मैंने अभी बताया था आपको कि हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 9 हैं, जैसे दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, सॉरी 9 नहीं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। बस ये बात ध्यान रखना। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 7, संविधान में अलिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समावर्ती सूची में शामिल है? जो समावर्ती सूची में शामिल है उसे देखते हैं कौन सा है। शिक्षा, कृषि, पुलिस या रक्षा? ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है घ, यानी कि रक्षा। रक्षा हमारा जो है संघ सूची, सॉरी उनलिखित में से सूची में, जो समवर्ती सूची में जो नहीं आता है, शामिल है, सॉरी, जो समवर्ती सूची में शामिल है वो है रक्षा। चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर है हमारा लोकतंत्र और विविधताएं। लोकतंत्र और उसकी विविधताएं। तो इसका जो पहला प्रश्न है, देखते हैं हम, पाठ में वर्णित श्वेत धावक का नाम बताइए। जो श्वेत धावक है किसको कहा जाता है? टॉमी स्मिथ को, ख जॉन कार्डेसिस को, या ग पीटर नॉर्मिन को, या घ डेविड वार्नर को? तो देखो, जो श्वेत धावक कहा जाता है वो पीटर नॉर्मिन को कहा जाता है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पीटर नॉर्मिन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, 1968 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुए थे? जो 1968 में पहले ओलंपिक हुए थे ग्रीष्मकालीन, वो कहाँ हुए थे? इंग्लैंड में, अफ्रीका में, बेल्जियम में या मैक्सिको में? तो देखो, 1968 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे वो हुए थे मैक्सिको में। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियाँ किसका प्रतीक है? जो काले दस्ताने जो पहने जाते हैं हाथ में, ग्लव्स, और बंद मुट्ठी, ये किस चीज़ का प्रतीक है? तो क्रोध का, शांति का, ऐश्वर्य शक्ति का या खुशी का? तो देखो, ये होता है क्रोध का, यानी अपना क्रोध प्रदर्शन करने के लिए लोग काले ग्लव्स पहनते हैं, यानी कि काले दस्ताने, और मुट्ठी बंद, यही इसका जो है प्रतीक है। तो ये क्रोध का प्रतीक, यानी गुस्सा जो जाहिर करते हैं उसके लिए ये सब किया जाता है। नंबर 4 जो अगला प्रश्न है, अमेरिकी सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे? अमेरिकी सामाजिक विभाजन का कारण कौन थे? तो अमीर और गरीब? जी नहीं। आधुनिक तथा रूढ़िवादी? जी नहीं। श्वेत और अश्वेत? जी नहीं। हाँ, हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तुम बता दूं, जो अमेरिका में सामाजिक का विभाजन जो हुआ था उसका मुख्य कारण था श्वेत और अश्वेत, यानी गोरे और काले का जो भेद वहाँ पर था, उसके ही कारण जो है सामाजिक विभाजन हुआ था, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा गे।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, सामाजिक विभाजन की राजनीतिक का परिणाम कितनी चीज़ों पर निर्भर करता है? 4 पे, 7 पे, 3 पे या 2 पे? तो 3 चीज़ों पर ही निर्भर करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस देश की धार्मिक और जातीय पहचान आधार विखंडन का सामना करना पड़ता है? तो बेल्जियम में, भारत में, मैगस्लोवेनिया में या नीदरलैंड में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें गे। ठीक है, यूगोस्लाविया में, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले पेज पर, और अगला ही हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया। ज़्यादा नहीं, एक चैप्टर में से 5-5, 7-7 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वही हमने आपके सामने निकाल करके रखे हैं। बस आप लोगों को ध्यान से वीडियो देखनी है, और 4-4, 5-5 चैप्टर की हमने एक वीडियो बना दी, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो और आप लोग आराम से देखते भी रहें और बोर ना हो। चलो अगले प्रश्न, अगला चैप्टर देखते हैं क्या है, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो इसमें से जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं वो सब हमने निकाल के रखे हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। श्रम के लैंगिक बंटवारे में महिलाएं घर के बाहर जाने लगी, या स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करने लगी, या घर की चार दीवारी में सिमट कर रह गई, या घर का काम करने लगी? तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ग, यानी घर की चार दीवारी में ही सिमट करके रह गई। श्रम और लैंगिक बंटवारे की महिला में कि पुरुष ज़्यादातर बाहर काम करने के लिए आती हैं और महिलाएं घर का काम करती हैं और खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, घर की साफ सफाई। तो बस उनकी जो चार दीवारी के अंदर ही सिमट करके वो महिलाएं रह गई हैं, यही इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। महिला और पुरुष के समान अधिकार और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को कहा जाता है? यानी कि जो दोनों के अधिकारों में ही जो विश्वास करता है उससे महिला या पुरुष को क्या कहा जाता है? नारीवादी, पुरुषवादी, लिंगवादी या समाजवादी? तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? उसे कहा जाएगा नारीवादी, क्योंकि महिलाओं और पुरुष के समान, यानी महिलाओं को भी पुरुष के समान ही अधिकार मिले और अवसरों में अवसर मिले, इसी विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को कहा जाता है, तो उसी को ही नारीवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न, हमारा समाज अभी भी है मातृ प्रधान है? जी नहीं। पितृ प्रधान है? जी नहीं है। दोनों? जी नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं है हमारा, ना तो मातृ प्रधान है, माता को प्रधानता दी जाती है, ना पितृ प्रधान, ना पितृ को प्रधानता दी जाती है, और ना ही दोनों को प्रधानता दी जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं है। धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, या मान्यता किस पर आधारित है? यानी धर्म ही समाज की समुदाय की मान्यता को प्रदान करता है, ये किसका है? तो धर्म पर है, संप्रदाय पर है, समुदाय पर है, सांप्रदायिकता है। तो ये सांप्रदायिकता है, और सांप्रदायिक झगड़े जितने भी होते हैं, जाति बिरादरियों के जो झगड़े होते हैं उसी को सांप्रदायिकता कहा जाता है, और ये इसी पर ही काम करता है। यानी कि धर्म ही सामाजिक समुदाय, यानी कि जो धर्म को ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यही मान्यता है किस पर आधारित है? ये सांप्रदायिकता पर ही आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है? जो भारत में विधायिका हैं उनमें महिलाओं का जो प्रतिनिधि जो चुन करके आते हैं उनका अनुपात कितना है? बहुत ही कम है, बहुत अधिक है, एक समान है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बहुत ही कम है, नाम मात्र का ये है, बहुत थोड़ी सी महिलाएं ही प्रतिनिधित्व करती हैं, और ये बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपका लगभग खत्म हो गया। चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर है हमारा जन संघर्ष और आंदोलन, और इसके जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं क्या क्या है। वीरेंद्र की मौत के बाद नेपाल का राजा बना? तो नेपाल का राजा वीरेंद्र की मौत के बाद कौन बना? उनका चाचा? जी नहीं। उनके पिता? नहीं। उनके भाई? उनके बेटे? तो देखो वीरेंद्र जो था नेपाल का राजा था, उसकी मौत के बाद में उनका भाई जो है वो नेपाल का राजा बना, यही हमारा राइट आंसर है, उनका भाई वीरेंद्र का। अगला प्रश्न, बोधिलिनिया के निजी कंपनी के आने से लोगों का मासिक पानी का बिल आया? कितना पानी आया था? 1000 रुपये, यक है 500 रुपये, यक है 5000 रुपये, यक है 700 रुपये। तो देखो ये आया था आपका 1000 रुपये, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेडरिकोर संगठन है, फेडरिकोर एक संगठन है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? नेपाल का संगठन है, या भारत का संगठन है, या बोलिविया का संगठन है, या इंग्लैंड का संगठन है? तो ठीक है, तो फेडरिकोर जो है वो बोलिविया का संगठन है। जैसे भारत में बहुत सारे संगठन चलते हैं, ऐसे ही बोलिविया का संगठन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 2005 में, 2006 में, 2008 में, 2015 में? तो मैं बता दूं, पहले नेपाल के अंदर भी राजा जो है राजशाही के तहत बनते थे, लेकिन बाद में वहाँ भी मत के द्वारा ही चुनाव होने लगे और मत के द्वारा ही लोग अपना प्रतिनिधि चुनने लगे। तो वहाँ पर लोकतंत्र शुरू हो गया। और वो कब शुरू हुआ था? वो सन 2008 से शुरू हुआ था, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा गे। आंदोलन जनता की भागीदारी पर निर्भर होता है, दबाव समूह की, या बंद हड़ताल की, या विरोध की, या स्वतः स्फूर्ति की?
तो देखो आंदोलन जनता की भागीदारी पर निर्भर होता है दबाव समूह की, जैसे ही दबाव बना जाता है समूह के द्वारा तभी आंदोलन किया जाता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगले चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। अगला चैप्टर है राजनीतिक दल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के पक्ष की भूमिका निभाते हैं। जो चुनाव हार जाते हैं और जो जीत जाते हैं उनके पक्ष में वो क्या भूमिका निभाते हैं? सहयोगी की तो सहयोग नहीं कर सकते बिल्कुल भी हारने वाला, मित्र की तो मित्र भी नहीं रह सकते, बंधु तो बंधु भी नहीं रह सकते, विरोधी। ठीक है, एक पार्टी जीत गई और एक पार्टी चुनाव हार गई तो वो विरोधी यानी कि विपक्ष में बैठ करके काम करते हैं, यानी कि विरोधी दल का काम करते हैं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा गए। 2014 के आम चुनाव में कौन सी पार्टी सत्ता में आई? ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी है कि 2014 में कांग्रेस की सरकार हटी थी और भाजपा जो है सत्ता में आई थी, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाजपा। कांग्रेस हार गई, बसपा नहीं आई, सपा नहीं आई, तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा हमारा भाजपा। 2014 में भी भाजपा की सरकार भारत में आई और 2021 में भी 22 में भी भाजपा की ही सरकार आई। ठीक है, तो 2 योजनाएं इन्हें होगी, दूसरी योजना इनकी चल रही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। जो राजनीतिक दल होता है उसके 3 हिस्सों में वो बटी होती है। कोई भी राजनीतिक दल हो 3 पार्ट उसके होते हैं। कौन कौन से? संस्थापक, शिक्षक तथा सक्रिय सदस्य। तो शिक्षक नहीं आने का इसका मतलब ये गलत है। नेता, सक्रिय सदस्य तथा सक्रिय समर्थक, ये भी नहीं हो सकता। नेता, सक्रिय सदस्य तथा समर्थक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नेता, सक्रिय सदस्य, सक्रिय सदस्य तथा समर्थक। सक्रिय, यही है इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेता, सक्रिय सदस्य तथा समर्थक। ठीक है, नेता तो होता है जो किसी पार्टी का नेता हो गया, सक्रिय सदस्य वो होता है जो उसके लिए क्रिया ना करता हो, जैसे वोट डालने वाले, और समर्थक भी होते हैं जो उस पार्टी को समर्थन करते हैं। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका हो गए हैं लगभग क्वेश्चन समाप्त। आगे जो जितने भी चैप्टर बने हुए हैं उन सब में से हम जो भी है अगली वीडियो में डाल देंगे। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। और बस मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, और जो नए आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।